हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे सौर मंडल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था तारों के बारे में कि तारों का निर्माण कैसे होता है, तारों की ऊष्मा का स्रोत क्या है, नेबुला क्या है, तारों की अवधि क्या है, वाइट डार्फ क्या है, न्यूट्रॉन तारे क्या हैं, ब्लैक होल क्या है। तो इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे होती है, सूर्य कलंक क्या है, करोना क्या है। ये करोना वायरस नहीं है, ये सूर्य से रिलेटेड एक टर्म है। ओके, एरोरा लाइट्स क्या है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय ज्योति, ग्रह व उपग्रह क्या है। तो इन टॉपिक पर जो है हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है। जिस तरह ब्रह्मांड के निर्माण पर जो है थ्योरियाँ थी, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी जो ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में हमें बताती है, उसी तरह सौर मंडल से रिलेटेड भी थ्योरियाँ हैं, जैसे कि लेप्लेस की निहारिका परिकल्पना, चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जीन्स तथा जेफरे की ज्वारीय परिकल्पना। देखो गाइस, ये सिर्फ परिकल्पना है, जस्ट इमेजिनेशन है। सच क्या है इसके बारे में किसी को पता नहीं, क्योंकि उस टाइम जब सौर मंडल या ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था उसमें कोई भी जीवित नहीं था। ओके, हम देखते हैं कि लेप्लेस की जो निहारिका परिकल्पना है वो क्या कहती है। इस परिकल्पना की, इस थ्योरी के अनुसार ये माना जाता है कि जो जहाँ हमारा सौर मंडल है वहाँ पर एक टाइम में एक बहुत बड़ी निहारिका हुआ करती थी। अब निहारिका क्या है इसके बारे में मैंने आपको तारों के जो टॉपिक था ना उसमें बताया था, यहाँ पर बता देता हूँ। निहारिका क्या होती है, जो गैसें है ना, आपको मैंने कहा था कि ब्रह्मांड में जो है गैसें, धूलकण जो है सब प्रेजेंट है। तो जो गैसें और जब धूलकण जो है, धूलकणों का जो बादल है, जब एक दूसरे के समीप ग्रेविटी के तहत जो एक दूसरे के समीप आता है तो उससे क्या किसका निर्माण होता है, तो निहारिका का निर्माण होता है। तो जो लेप्लेस की निहारिका परिकल्पना ना, उसके तहत माना गया कि जहाँ आज हमारा सौर सिस्टम है वहाँ पर एक टाइम में एक बहुत बड़ी निहारिका हुआ करती थी, जो धीरे धीरे क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी। एक समय बाद उसमें क्या हुआ, सिकुड़न स्टार्ट हो गया। आपको पता है कोई बड़ी चीज़ घूम रही है, ठीक है, अगर उसका आकार छोटा कर दिया तो जाए तो उसकी रफ्तार क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो सेम इसी तरह जब ये निहारिका जो है लगातार सिकुड़ना शुरू कर दिया इसने, तो इसकी रफ्तार में भी क्या होगी, तेज़ी आ गई। जब इसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है तो जो हल्की गैसें होती है ना, मतलब जब इसकी रफ्तार तेज हुई तो इसमें जो क्या हुआ, अब केंद्र बल उत्पन्न हो गया। तो जो हल्की गैसें कौन, हाइड्रोजन और हीलियम, तो जो हल्की गैसें हैं वो इसके केंद्र में इकट्ठा हो गई, जिससे क्या हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ। और जो भारी गैसें थी वो बाहर आ गई, और जिससे अन्य जो प्लैनेट्स हैं, जो सैटेलाइट्स थे, जो एस्ट्रॉयड थे, उनका निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या कहती है परिकल्पना या थ्योरी कि एक जहाँ हमारा सौर सिस्टम है वहाँ पर एक बहुत बड़ी निहारिका हुआ करती थी, जिसने जो है समय के साथ सिकुड़ना शुरू कर दिया और उसकी रफ्तार क्या होगी, बढ़ गई, जिससे उसमें अपकेंद्र बल उत्पन्न हुआ। और जो हल्की गैसें थी वो इसके केंद्र में, हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन और हीलियम इसके केंद्र में शामिल हो या एंटर हो जाती है, जिससे सूर्य का निर्माण होता है। और जो भारी गैसें होती हैं वो इसके बाहर चली जाती हैं, जिससे क्या होता है, बाहर जो है ग्रहों का निर्माण होता है। ओके, और इस तरह से जो है हमारा सौर सिस्टम बनता है, जिसका केंद्र क्या है, सूर्य है, और जिसके चारों ओर सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, या जिसके चारों ओर सभी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा सूर्य की कर रहे हैं। अब थोड़ी सी जीन्स तथा जेफरे की ज्वारीय परिकल्पना पर बात कर लेते हैं। अब ये देख लेते हैं कि इनकी थ्योरी क्या कहती है कि किस तरह से जो है हमारे सौर मंडल का जो है निर्माण हुआ। जेफरे और जीन्स कहते हैं कि ये बात ठीक है कि जहाँ पर आज हमारा सौर सिस्टम है, जहाँ हमारा सौर मंडल है, वहाँ पर एक समय में एक बहुत बड़ा नेबुला या निहारिका हुआ करती थी। बट उससे केवल स्टार, जिससे हम SUN सन कहते हैं, उसी का ही निर्माण हुआ। ठीक है, हमारे जो सूर्य है ना उसी का, उससे केवल निर्माण हुआ, बाकी और ग्रहों का निर्माण नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि उसके समीप से एक और स्टार, एक और तारा जो है, ये तारा जो है सूर्य के समीप से गुजरता है। तो क्या होता है कि सूर्य के अंदर से क्या होता है, एक बहुत बड़ी बड़ी जो है सूर्य की लपटें निकलती हैं। ठीक है, जो आज भी निकल रही है, जिससे सूर्य का कलंक का निर्माण होता है। तो उसी तरह सॉरी उसी तरह की जो है सूर्य लपटें निकल रही थी। तो इस स्टार के जो तारा था ना, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो लपटें हैं वो इस स्टार की ओर क्या करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है। तो जब ये स्टार जो इन लपटों से दूर चला जाता है तो ये ना तो सूर्य के समीप जा पाती हैं और ना ही उस स्टार के साथ जा पाती हैं। और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देती है, और समय के साथ धीरे धीरे जो है ठंडी होना शुरू हो जाती है। और इससे किसका निर्माण होता है, जो हमारे 8 ग्रह हैं, जो हमारे उपग्रह हैं, और जो एस्ट्रॉयड हैं, जो क्षुद्र ग्रह हैं, उनका निर्माण होता है। ओके,
तो गाइज जो हमारे सौरमंडल से रिलेटेड जो थ्योरियाँ थी उन पर हमने डिस्कस कर लिया। अब आपको थोड़ा नॉलेज हो गया होगा कि किस तरह से जो है हमारा सौरमंडल अपने प्रेजेंट रूप में आता है। अब डिस्कस करते हैं कि जो हमारे जो ग्रह हैं और जो सूर्य है ना, जिसकी चारों ओर क्या ग्रह हैं, ये ग्रह उसकी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारे सौरमंडल का केंद्र क्या है, सूर्य है। सॉरी तो सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का केंद्र है और बाकी सभी ग्रह उपग्रह जो है इस सूर्य की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ओके, ग्रह जो है इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, उपग्रह नहीं। ओके, याद रखना, उपग्रह तो जो है ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए इन ग्रहों के इंग्लिश में नाम भी, क्योंकि अब जो एग्जाम हो रहे हैं ना उनमें केवल इनके इंग्लिश ही नाम दिए जा रहे हैं। अब यूरेनस का जो यूरेनस ही दिया जाता है, ना कि अरुण दिया जाता है, ना कि वरुण दिया जाता है। ओके, तो आपको इनके इंग्लिश नेम भी आने चाहिए और हिंदी के नाम भी आने चाहिए और इनका सीक्वेंस भी आना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा ग्रह है, उसके बाद कौन सा ग्रह है। ओके, अब देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है। सबसे पहले है मैरकरी जो है बुध ग्रह है, जो सूर्य के सबसे समीप है। ओके, उसके बाद आता है आपका विनस को हम शुक्र ग्रह कहते हैं और सबसे चमकीला ग्रह भी है और सबसे गर्म ग्रह भी है। उसके बाद है, अब विनस ही क्यों सबसे गर्म ग्रह है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइज। इन सभी ग्रहों के बारे में अलग से हम इन पर डिस्कस करेंगे। ओके, और तीसरे नंबर पर आता है हमारा गोला जो है तीसरे नंबर पर आता है। कौन है, अर्थ, हमारी पृथ्वी। उसके बाद आता है मार्स पर जो है माना जाता है कि जीवन की संभावना है, मंगल ग्रह है। मार्स को जो है हिंदी में मंगल ग्रह और इंग्लिश में मार्स कहा जाता है। देखो, आपको हिंदी भी नाम पता होने चाहिए और इनके इंग्लिश भी नाम पता होने चाहिए। और सबसे बड़ा जो है वो है जुपिटर को हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहस्पति ग्रह। और यह हमारे सौर सिस्टम का सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। कौन, जुपिटर, या हिंदी में क्या कहते हैं, बृहस्पति ग्रह कहते हैं। उसके बाद है सैटर्न, इसको हम हिंदी में कहते हैं शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह। सैटर्न जो है इसके जो चारों ओर आपको ये छल्ले दिख रहे हैं ना, ये जो है इन सब ग्रहों से इसको अलग करते हैं, ये इसकी विशेषताएं। अब ये छल्ले जो है कैसे बने, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आता है यूरेनस क्या है गाइज, जिस तरह आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 30.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी तरह यूरेनस जो है या अरुण जो है वो अपनी अक्ष पर जो है 98 डिग्री झुका हुआ है। ओके, और सबसे लास्ट जो वो है नेपच्यून, वरुण इसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसको नेपच्यून कहा जाता है। और सबसे लास्ट जो ग्रह है, जो 8वां जो ग्रह है, वो कौन है, हमारा नेपच्यून है। तो आपको इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन ग्रह होता है हिंदी, और जो अर्थ जो है हमारा जो पृथ्वी है वो कितने नंबर पर है। ठीक है, इसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए। और आपको लास्ट में देख रहे हो प्लूटो। देखो गाइस, एक टाइम था जब प्लूटो को जो ग्रहों में गिना जाता था, बट 2006 में क्या किया कि ग्रहों से रिलेटेड जो रूल एंड रेगुलेशन जो बिल्कुल साफ कर दिए गए। इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा पिंड जो ग्रहों के कक्ष को जो है ओवरलैप करता है या ग्रहों के कक्ष को काटता है, तो उसको जो है ग्रहों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो 2006 में प्लूटो जो है इस ग्रह की लिस्ट से बाहर हो जाता है, क्योंकि प्लूटो जो है ना वो नेपच्यून का जो है कक्ष को जो ओवरलैप करता है या नेपच्यून के रास्ते में जो है आता है। ठीक है, इसलिए जो प्लूटो को 2006 से जो है बॉर्न ने जो छोटे ग्रहों की लिस्ट में जो है ऐड कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे हमारा। अब हम जो है ग्रहों की डायरेक्शन पर बात करते हैं कि किस दिशा में ग्रह घूमते हैं। तो जो सारे ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है, किससे, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इसलिए इन ग्रहों पर जो सूर्य कहाँ से निकलता है, तो पूर्व से निकलता है। ठीक है, बट 2 ग्रह हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि उन 2 ग्रहों के नाम बताइए जो अपनी विपरीत दिशा में घूमते हैं, ग्रहों की विपरीत दिशा में घूमते हैं या उल्टी दिशा में घूमते हैं। तो वो दोनों ग्रह कौन से हैं, शुक्र और अरुण। देखो, सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, बट अरुण और वरुण जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, इसलिए अरुण और वरुण में सूर्य कहाँ से निकलता है, तो पश्चिम से निकलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है। शुक्र और अरुण जो है या आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, कोई एक का नाम भी बताया जा सकता है कि उनमें से कौन सा ग्रह है जो अपनी विपरीत दिशा में घूमता है। तो आपको इन दोनों के नाम जो है याद रखने हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो है अपनी विपरीत दिशा में घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ओके,
अब बात करते हैं हम एस्टेरॉयड के बारे में, जो क्षुद्र ग्रह हैं उनके बारे में। देखो गाइस, जो सौरमंडल है ना उसी का भाग है हमारे एस्टेरॉयड, और जो एस्टेरॉयड घूमते हैं वो दो ग्रहों के बीच में घूमते हैं, और इनका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। जो मार्स, जो मंगल ग्रह है ना, मंगल ग्रह, वो जुपिटर 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 जो आपको पता है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह। तो मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है एस्टेरॉयड बेल्ट, जो क्षुद्र ग्रह कक्ष बोलते हैं हम इसको ना। तो ये किन दो ग्रहों के बीच में है? तो मार्स एंड जुपिटर, या मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट है या जो क्षुद्र ग्रह कक्ष है वो किन दो ग्रहों के बीच में है? तो किन दो ग्रहों के बीच में है? मार्स और जुपिटर। आपको इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि आपको माइंड में जो है वो चीज़ बैठ जानी चाहिए। अब जो आपको बीच में ग्रीन ग्रीन से डॉट दिख रहे हैं ना गाइस, ये जो है एस्टेरॉयड है, ये जो है क्षुद्र ग्रह है। तो जो क्षुद्र ग्रह के अंदर के जो ग्रह होते हैं, जो अंदर को आप देख रहे हो, मार्स, अर्थ, विनस, मरकरी, तो ये जो है इनको हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर के जो 4 ग्रह हैं उनको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। ओके, और ये भी आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम में कि आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं या बाह्य ग्रह में जो कौन कौन से ग्रह आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आंतरिक ग्रह में जो 4 जो ग्रह हैं, हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो आंतरिक ग्रह हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण या यूरेनस या नेपच्यून जो है वो बाह्य ग्रह हैं। और जो आंतरिक ग्रह हैं, अब इस बात को ध्यान से सुनना, जो आंतरिक ग्रह है ना उनका घनत्व अधिक है और भारी पदार्थों के बने हुए हैं। और जो बाहरी ग्रह हैं जो बड़े हैं, जो आंतरिक ग्रहों से बहुत बड़े हैं, उनका जो घनत्व है वो कम है। ठीक है, चलिए अब सूर्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सूर्य की आयु 5 वर्ष है। देखो गाइज, किसी भी तारे की आयु जो है 1000 वर्ष होती है, और जो सूर्य है हमारा उसकी आयु, अनुमानित आयु, मतलब जो हमारे सूर्य की आयु जो है वो कितनी बची हुई है? 5 वर्ष नहीं, सॉरी गाइज, 5 मिलियन ईयर है। ठीक है, मतलब जो हमारे यहाँ पर आप मिलियन लगा लेना। ठीक है, तो जो हमारा सूर्य है ना उसकी अनुमानित आयु कितनी बची हुई है? अभी 5 मिलियन वर्ष बची हुई है। ओके, सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। अब नाभिकीय संलयन क्या है? ये भी मैंने तारों वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब हल्के नाभिक जो है बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं मिलकर, तो उसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन करते हैं, और इससे अपार ऊर्जा का निर्माण होता है। ओके, सूर्य की मुख्य गैस हाइड्रोजन और हीलियम है। आपको बताया जब हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं तभी तो सूर्य के की जो है एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए किसी भी तार, चाहे सूर्य हो, सूर्य के मतलब कोई भी तारा हो, उसका जो मुख्य जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। और उसकी मुख्य गैसें कौन कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? ये जो आप दिख रहे हो ना, ये सूर्य की सतह है, और इसका तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। और केंद्र, सूर्य का जो कोर है, केंद्र है, उसका तापमान कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। देखो गाइस, अगर आप सुबह उठकर सूरज देख रहे हो जो और सूर्य सामने निकलता है, तो सूर्य के प्रकाश को आप तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट 20 सेकंड। कहीं कहीं पर जो है 8 मिनट 16 सेकंड भी दिया गया है, बट आप 8 मिनट याद रखना। 8 मिनट के ओवरऑल जो है जो भी ऑप्शन होगी आपके सामने वो ठीक होगी। ओके, अब सूर्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जो सूर्य से रिलेटेड है। प्रकाश मंडल क्या होता है? जो सूर्य का भाग हम देखते हैं ना, जिससे हमें सूर्य का की रोशनी मिलती है, उसको क्या कहते हैं? हम प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, अब कोरोना क्या होता है? देखो गाइस, कोरोना जो सूर्य की, हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? हम क्रस्ट कहते हैं। तो उसी तरह सूर्य के ऊपरी जो सतह है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। ओके, इन चीज़ों को आप माइंड में याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सूर्य की ऊपरी सतह को क्या हम, या सूर्य की सतह को हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। सौर कलंक क्या होते हैं? देखो गाइस, मैंने पीछे भी आपको बताया कि जब सूर्य की लपटें जो हैं सूर्य से निकलती हैं, तो जब वो सूर्य की लपटें सूर्य के एनवायरनमेंट को छोड़कर चली जाती हैं, तो वहाँ पर काले काले धब्बे बन जाते हैं। जो काले काले धब्बे बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। और सौर कलंक लगातार बनते और बिगड़ते रहते हैं, और इनकी बनने और बिगड़ने की जो दर है ना, वो लगभग 11 वर्ष के आसपास होती है। नेक्स्ट है आपका गोल्डन रिंग। अब गोल्डन रिंग क्या होता है? जब गाइस सूर्य ग्रहण होता है, आप ऐसे समझिए, आप यहाँ पर समझिए, जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के सामने आ जाता है, और जब चंद्रमा सूर्य को ढक देता है, तो बाहर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये
तो इसी को हम क्या कहते हैं, गोल्डन रिंग कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्डन रिंग क्या है, तो चंद सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य का जो बाहरी हिस्सा जो हमें दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन रिंग कहते हैं। तो ये थे आपके सूर्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। सौर कलंक के बारे में आप समझ गए। चलिए फिर से डिस्कस कर लेता हूँ सौर कलंक को। यहाँ पर देखिए आप, ये जो आपको ऊपर को दिख रहा है ना, इनको कहते हैं हम सौर लपटें या सौर ज्वालाएं कहते हैं। जब ये सौर लपटें जो है सूर्य को छोड़कर बाहर चली जाती हैं तो यहाँ पर जो है काले काले धब्बे बन पड़ जाते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। ये क्या है, सौर कलंक है। इस तरह जो है सूर्य पर जो है काले काले धब्बे पड़ते हैं, जिसको हम सौर कलंक कहते हैं। और इनके बनने और बिगड़ने की दर कितनी होती है, तो लगभग 11 वर्ष के आसपास मानी जाती है। ओके, तो ये है सौर कलंक। चलिए अब डिस्कस करते हैं ऑरोरा लाइट के बारे में, ध्रुवीय ज्योति के बारे में। लगभग 20% स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि ऑरोरा लाइट क्या होती है। अगर आप जब भी आपको मौका मिले तो अब आप स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, जो स्वीडन है, नॉर्वे है, जिनको हम स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं ना, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ से जो है हमें ये लाइट दिखती हैं। जब ये ध्रुवों पर, जब आसमान पर जो है ये ग्रीन, लाल और अलग अलग कलर की होती हैं, ठीक है। जब ये नाइट में जब ये लाइट चमकती है ना, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि यहाँ के जो लोग थे जिनको ये दिखती थी ना, वो मानते थे कि ये उनके पूर्वजों की आत्मा है जो आसमान में क्या कर रही है, डांस कर रही है, ठीक है। बट जब हमारा साइंस जो है डेवलप होता है तो उसके बाद में पता चलता है कि जो ऑरोरा लाइट क्या है। अब चलिए देखते हैं कि ऑरोरा लाइट क्या है। देखो गाइज, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा। यहाँ पर कोई भी साइंटिफिक टर्म मैं यूज़ नहीं करूँगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, फोटॉन्स क्या होता है, तब जाकर जो है ऑरोरा लाइट दिखती है। इनके बारे में मैं डिस्कस करने नहीं करूँगा, बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। आप ऐसे समझिए, जो आपके फ़ोन में जो कंपास होगा, ठीक है, कंपास देखिएगा, या आप लोगों ने कभी देखा होगा कंपास, तो उसकी जो सुइयाँ होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, रेड एंड वाइट है, ठीक है, ये हमेशा किस डायरेक्शन में रहती है, नॉर्थ और साउथ की साइड में ही रहती हैं, हमेशा रहती हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, दो ही तो पोल है हमारी पृथ्वी के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो क्या है, चुंबकीय हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सुई हमेशा क्या रहती है, नॉर्थ टू साउथ ही रहती हैं। ओके, तो यहाँ से क्या होता है कि जो चुंबकीय तरंगें निकलती हैं तो इससे हमारे मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, मैग्नेटिक जो स्फीयर का निर्माण होता है। ओके, आप ऐसे समझिए कि हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है, चुंबकीय परत है। ओके, बिल्कुल सिंपल वे में हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है, चुंबकीय परत है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये लाइनें हैं ना, ये क्या है, चुंबकीय परतें हैं। ओके, जिस तरह हमारे वायुमंडल के चारों ओर क्या है, वायुमंडलीय परतें हैं, जैसे कि एक सौरमंडल, समताप मंडल, तो इसी तरह हमारे वायुमंडल के चारों ओर क्या है, एक चुंबकीय परत है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक स्फीयर कहते हैं। ओके, इतना खाली आप माइंड में रखिए। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो सौर ज्वालाएं होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सूर्य पर क्या बनता है, सौर कलंक बनता है। तो जब ये सौर ज्वालाएं सूर्य के एनवायरनमेंट को छोड़कर आगे मूव करती है, मतलब पृथ्वी की ओर जो है मूव करती हैं, तो लगभग 2 या 4 दिन में जो है पृथ्वी के समीप पहुंच जाती है, पृथ्वी पर पहुंच जाती है। आप इस पिक्चर में बहुत अच्छे से समझोगे। क्या होता है कि सौर ज्वालाएं जब सूर्य से निकलती है तो ये लगातार जब वो पृथ्वी की ओर आगे बढ़ती है, तो पृथ्वी पर देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर मैग्नेटिक स्फीयर है, या मैग्नेटिक फील्ड है, या मैग्नेटिक जो परत है, ठीक है। तो ये सौर ज्वाला है ना, इन सौर ज्वालाओं को जो है यही चुंबकीय जो परत है पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओके, अगर ये मैग्नेटिक स्फीयर ना होते, ये मैग्नेटिक जो परत ना होती ना, तो हमारे मतलब पृथ्वी पर जीवन शायद ही संभव हो पाता। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक जो फील्ड है या मैग्नेटिक जो स्फीयर है, वो इन ज्वालाओं को जो है पृथ्वी पर आने से रोकती है। और इन ज्वालाओं को हम क्या कहते हैं, सोलर विंड या सौर्य पवनें कहते हैं। तो इनको जो है चुंबकीय परतें रोक देती हैं। परंतु ये क्या करती हैं कि जो चुंबकीय परत होती है ना, उनके सहारे, यहाँ पर देख सकते हो, इसके सहारे जो है फिर क्या करती हैं, ध्रुवों की ओर बढ़ जाती हैं। जब ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक स्फीयर है या चुंबकीय जो परत है वो कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से यह दोनों ध्रुवों पर या दोनों जो पोल है हमारा, वहाँ पर जो है एंटर कर जाती है। और यह तभी जो है यहाँ पर क्या होता है, एलोरा लाइट का निर्माण होता है। अब फोटान्स क्या होता है गाइस, वो मैं यहाँ पर डिटेल से नहीं बताऊंगा, बिकॉज इस पर एक अलग से लेक्चर होगा। अगर डिटेल से बताने लग गया तो लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। ओके, तो जब क्या होता है कि जब ये सौर जो वैंड से होती है, सौर ज्वालाएं होती हैं, जब ध्रुवों पर प्रवेश करती है तो यहाँ पर आसमान में क्या होता है, रंगीन लाइट्स का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एरोरा लाइट कहते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपको कि एलोरा लाइट का निर्माण कैसे होता है।
अब जो एरोरा लाइट है ना, इनको दोनों ध्रुव पर अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि उत्तरी ध्रुव पर इसको कहा जाता है एरोरा बोरियलिस। क्या कहा जाता है? एरोरा बोरियलिस, एग्जाम में पूछा जाता है। और दक्षिण में जो एरोरा लाइट है उसको कहा जाता है एरोरा ऑस्ट्रेलियस। क्या कहा जाता है? एरोरा ऑस्ट्रेलियस। या तो इनको नॉर्दर्न लाइट भी कहा जाता है, द साउदर्न लाइट भी कहा जाता है। हिंदी में जो गूगल बाबा से मुझको इसका नाम मिला है, हिंदी में इसको कहा जाता है सुमेरु ज्योति। और साउदर्न जो लाइट है या एरोरा ऑस्ट्रेलिस को जो हिंदी में कहा जाता है कुमेरु ज्योति। ओके, तो गाइस ये थे सौरमंडल की उत्पत्ति, सौर कलंक, कोरोना, एरोरा लाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रहों के बारे में और उपग्रहों के बारे में। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट जरूर करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।